सप्ताह भर में ही सुषमा जी को अनु से इतना लगाव हो गया था मानो वह उनकी बेटी ही हो। अनु के मायके जाते ही उन्हें पूरा घर खाली खाली लगने लगा और उनका दिल उदास हो गया। उधर विराट भी अपने ऑफिस में अनु के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके मोबाइल में रिंग होने लगी। मोबाइल पर फ्लैश नाम होते देखकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से मेघा की खनकती हुई आवाज आई। है हैंडसम, कहाँ हो? ऑफिस में या फिर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बेडरूम में? क्या बात है? मुझे तो आज तुम्हारी बातों से जलन की बू आ रही है। वैसे भी अब वह लीगली मेरी पत्नी है तो जाहिर सी बात है वह मेरे बेडरूम में। हम दोनों एक ही बेडरूम में रहेंगे। और खबरदार, जो इसके आगे तुमने कहना तो दूर, कुछ सोचा भी तो। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता बस कुछ ही दिनों का है, जब तक तुम्हारी माँ की सांसें चल रही है। सिर्फ तभी तक वह तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई लड़की नहीं आ सकती। मेघा ने विराट की बातों को काटते हुए उसे धमकाते हुए कहा। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। विराट ने एक ठंडी सांस लेते हुए मेघा को मनाने की कोशिश की। आइंदा से मेरे साथ इस तरह का मजाक भी मत करना। मैं सपने में भी तुम्हारे पहलू में किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो इंतजार है बस अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का, और उस दिन का जब हम एक दूसरे के हो जाएंगे। मेघा ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा। न जाने क्यों विराट को मेघा की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह अनु से तो जलन महसूस कर ही रही है, इसके साथ ही वे उसकी माँ के भी मरने की प्रतीक्षा कर रही है। विराट की तरफ से चुप्पी पाकर मेघा ने फिर से बड़ी ही अदा के साथ इठलाते हुए कहा। क्या बात है डियर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी से मेरे साथ हनीमून के सपनों में खो गए? मेरे इस सपने को तो तुम पहले ही तोड़ चुकी हो। शायद तुम इस बात को भूल रही हो कि मुझे और इस रिश्ते को ठुकराकर अमेरिका जाने का ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, मेरा नहीं। शायद तुम्हें मुझे और मेरे प्यार से ज्यादा अपने कैरियर और फ्यूचर से प्यार है। विराट ने जिस लहजे में ये बात कही, उसे सुनकर मेघा को इस बात का एहसास तो हो गया कि वह इस वक्त गुस्से में है। हालांकि उसे भी इस बात का एहसास था कि विराट ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। मैंने ही अपने सपने के खातिर विराट को ठुकराया है। अब अगर विराट ने शादी कर ली है और अपने जीवन में आगे बढ़ भी जाए तो इसके लिए मुझे क्यों जलन हो रही है? क्यों मैं उसके साथ किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ? इस वक्त उसे विराट की बातों का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। लिहाजा उसने एक ठंडी सांस लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा। सॉरी विराट, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मुझे ये सोचकर ही बेचैनी होती है कि तुम किसी और के हो चुके हो। आई लव यू, आई लव यू सो मच विराट। उसकी बात सुनकर विराट का गुस्सा कम हुआ। आई लव यू टू। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सोचकर बुरा लगता है कि मैंने एक भली लड़की के साथ अपने स्वार्थ के लिए बहुत ही गलत किया है। शायद मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। विराट ने अनु के बारे में सोचते हुए थोड़ा दुखी होकर कहा। तुम उसके लिए क्यों गिल्ट फील कर रहे हो? तुमने उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की है। वह अपनी मर्जी से इस रिलेशन में आई है, और वैसे भी उसे उसकी मुंह मांगी कीमत मिल चुकी है। विराट की बात सुनकर मेघा ने बड़े तल्ख आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर विराट ने कुछ नहीं कहा। अब वह उसे कैसे बताता कि लड़की ने तो फिलहाल सारे पैसे लेने से ही मना कर दिया है। अगर वह चाहती तो अपने परिवार वालों के साथ मिलकर और भी कुछ डिमांड कर सकती थी। यही सब सोचते हुए उसने बगैर कुछ कहे मेघा का कॉल कट कर दिया। वैसे भी उसकी मीटिंग का वक्त हो रहा था, इसलिए वह उठकर मीटिंग हॉल में चला गया। अनु का मायका। अनु ने जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार कर दिया और घर की साफ सफाई करके अपनी माँ को खाना खाने के लिए बुलाने चली गई। उन्होंने जैसे ही अपनी माँ के कमरे में कदम रखा तो उसने देखा कि सुधांशु उसके ससुराल से आए सारे गिफ्ट खोलकर देख रहा है। जैसे ही सुधांशु की नज़र अपनी बहन पर पड़ी तो उसने अपने कपड़े दिखाते हुए कहा। थैंक यू दीदी, तुम्हारी वजह से ब्रांडेड कपड़े पहनने का मेरा सपना भी पूरा हुआ। लेकिन वे क्या है ना कि मेरे पास एक भी ब्रांडेड जूते नहीं है। अगर तुम जीजू से कहकर दिलवा देती तो मजा आ जाता। सुधांशु ने चापलूसी करते हुए कहा। बहुत ही जल्द उन्होंने तुम्हारी नौकरी लगने का वादा किया है। जैसे ही तुम्हारी सैलरी आएगी तुम अपने मनपसंद जूते खरीद लेना। वैसे भी अपनी कमाई से खरीदने का आनंद ही कुछ और होता है। अनु ने सपाट शब्दों में अपने भाई से अपनी बात कही
और बिखरे हुए सामान को समेटने लगी। अपनी बहन की बात सुनकर सुधांशु का चेहरा उतर गया। वहीं गीता जी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तेवर दिखाते हुए कहा, कौन सी लाखों की तनख्वाह मिलने वाली है इसे? अपनी बात रखने के लिए जमाई बाबू को छोटी मोटी नौकरी दिलवा देंगे। उसमें भला ये अपना पेट भरेगा, ये जूते खरीदेगा? पूरे महीने भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद जब इसके हाथों में तनख्वाह आएगी तो पैसे की अहमियत इसे खुद ब खुद समझ आ जाएगी। वैसे तुम्हारा सिर का दर्द अब कैसा है माँ? खाना बन चुका है, चलो खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। अनु ने सर्द लहजे में अपनी बात कही और फिर कमरे से बाहर आ गई। अपनी बेटी की बात सुन ली ना तुमने? हफ्ते भर में ही दीदी के तेवर बदल गए हैं। मैं सच कहता हूँ माँ, अब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सुधांशु ने अपनी माँ को भड़काते हुए कहा, अरे तू घबराता क्यों है? सबसे पहले तो मैं तेरी नौकरी लगवाती हूँ, उसके बाद देखो मैं इन दोनों से कैसे पैसे निकलवाती हूँ। तुरुप का इक्का अभी भी हमारे हाथों में ही है। अगर जमाई बाबू ने जरा से भी ना नुकुर की तो मैं उसकी माँ को इस शादी की सच्चाई बताकर उनकी हालत न खराब करवा दी तो मेरा भी नाम गीता नहीं। गीता जी ने अपनी आंखें सिकुड़कर दांत पीसते हुए कहा। वह इस बात से बेखबर थी कि बाहर खड़ी अनु सारी बातें सुन चुकी है। अनु ने सभी को खाना पीना खिलाकर पूरे घर की साफ सफाई कर दी थी। न जाने क्यों उसे रह रहकर सुषमा जी का उसे प्यार से बाहों में भर लेना बहुत ही याद आ रहा था। बचपन से जिस प्यार और ममता भरे स्पर्श के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, सुषमा जी की बाहों में आते ही उसके दिल को मानो एक ठंडक सी मिल गई। वह अभी उन्हीं के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर सुषमा जी का कॉल आ गया। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उनकी ममता भरी आवाज सुनाई दी। अपने घर जाकर अपनी इस नई माँ को भूल मत जाना। तुम्हारे जाते ही पूरा घर सुना सुना हो गया है। कोशिश करना जल्दी वापस लौट कर आने की, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे पास जितना भी वक्त है वह मैं तुम्हारे साथ गुजार लूँ। उनकी बात सुनकर अनु का मन भर आया। मैं भी आपको मिस कर रही हूँ मम्मी। जब भी विराट मुझे लेने आएंगे मैं उसी वक्त आ जाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। अनु की बात सुनकर सुषमा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कॉल कट कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लकी कि तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी बहू का चुनाव किया। सुषमा जी ने लकी को धन्यवाद देते हुए अपने आप से ही कहा और आंखें बंद करके लेट गई। क्या सचमुच तुम आज ही चली जाओगी दीदी? कॉल कट करते ही सपना ने अनु से पूछा, जो पास खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि विराट की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी उनकी वजह से ही हमारी शादी हो पाई है, इसलिए उनके पास जितना भी वक्त बचा है मैं उन्हें खुश रखना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। अनु ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जीजू की मम्मी सालों साल जीवित रहे, क्योंकि वे जब तक जीवित रहेंगी जीजू आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको अपने हिस्से की खुशियां मिलनी चाहिए दीदी। सपना ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा। वह सचमुच अपनी बड़ी बहन के लिए दिल से दुआ कर रही थी, क्योंकि उसने बचपन से देखा था कि इस घर में बेटियों की कोई अहमियत नहीं थी। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनु भी उसके मन की बात समझ रही थी। देखो, मेरे जाने के बाद ऐसा नहीं कि तुम दोनों सिर्फ घर के कामों में उलझ कर रह जाना। अपने साथ साथ तुम्हें कविता का भी ध्यान रखना है और उसकी पढ़ाई का भी ख्याल रखना है। अनु ने बड़े प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या दीदी, आपको लगता है कि आपके जाने के बाद माँ हमारे कॉलेज की फी देंगी? जब तक आप थी तो आप हमें अलग से पढ़ाई और ट्यूशन के लिए रुपए दे दिया करती थी, लेकिन अब। इतना कहकर सपना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई अब भी जारी रहेगी। उन सब के लिए तुम्हें माँ से रुपए मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अलग से दे दिया करूंगी। बस किसी भी तरह तुम लोग कंपटीशन निकाल कर एक अच्छी सी नौकरी कर लो। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। अनु ने सपना को आश्वासन देते हुए कहा तो उसका चेहरा खिल गया। थैंक यू दीदी। इतना कहते हुए वह उसके गले से लग गई। वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि अगर अनु नहीं होती तो उन दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती। गीता जी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा ही अहमियत रखता था। उनके लिए वह उनका कुल का दीपक जो था। बेटियां तो पराया धन होती है, उनका यही मानना था।
उधर मीटिंग खत्म होते होते रात हो गई थी। विराट ऑफिस से सीधे अपने घर लौट गया। अपने कमरे में आते ही उसे एक खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से जब वह घर लौटकर आता था तो अनु उसका ही इंतजार करती हुई मिलती थी। आज तुम्हें लौटने में काफी देर हो गई। पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनकर विराट पलटा और उन्हें देखने लगा। आप अभी तक जाग रही हैं? खाना खाया आपने? और दवाई ली? विराट ने उनके पास आते हुए पूछा। हाँ, मैंने खाना भी खा लिया और अपनी दवाइयाँ भी ले ली, लेकिन मुझे अनु की कमी बहुत ही महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल लिया हो। सुषमा जी ने उदास होते हुए कहा तो विराट के होठों पर मुस्कान आ गई। वाह मम्मी, आप तो बड़ी दल बदलू हैं। इतनी जल्दी बेटे को छोड़कर बहू की साइड हो गई। विराट ने बड़े प्यार से सुषमा जी के कंधों पर अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए कहा, मेरी बहू ही है इतनी अच्छी। मैं तो लकी का धन्यवाद देती हूँ, जिसने अपने रिश्ते की बहन को मेरे घर की बहू बनाकर मुझ पर एहसान किया। सुषमा जी ने बड़े प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी बात सुनकर विराट खामोश रहा। वह अपने मन में कह रहा था कि अब मैं भला आपको क्या बताऊं माँ, कि ये शादी नहीं बल्कि सौदा है। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सच कहा है, अनु सचमुच बहुत ही अच्छी लड़की है। विराट को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर सुषमा जी ने सोचा कि शायद उसे भी अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आ रही है। सुन विराट, कल ऑफिस जाने से पहले तू मेरी बहू को घर लेकर आ। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है मम्मी, आप उसे फोन कर दीजिएगा कि सुबह तैयार रहे। विराट ने अपनी मम्मी की बात का जवाब देते हुए कहा। लो भला, मैं क्यों कहने लगी? अनु तेरी भी तो दुल्हन है। क्या तुझे उसकी याद नहीं आ रही? मैं नहीं, बल्कि तुम ही उसे कॉल करके बताओगे कि सुबह तुम उसे लेने आ रहे हो। अब चलो, चलकर खाना खा लो। सुषमा जी ने बड़े प्यार से उसके कान खींचते हुए कहा। खाना तो मैं बाहर से खाकर आया हूँ मम्मी, और बहुत थक भी गया हूँ, इसलिए मैं सोने जाता हूँ। आप भी आराम कीजिए। इतना कहकर विराट ने बड़े प्यार से अपनी मम्मी के माथे पर गुड नाइट किस किया और खुद भी बिस्तर पर लेट गया। विराट अपनी मम्मी को इतना खुश और अनु के लिए व्याकुल देखकर सोच रहा था कि अगर भगवान न करे कि उन्हें इस शादी की सच्चाई मालूम हो गई तो क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक मम्मी है, मैं उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए कुछ भी करूंगा। मैं अभी ही अनु को कॉल करता हूँ। यही सोचते हुए विराट ने अनु को कॉल कर दिया। रिंग जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही कॉल रिसीव हुई, विराट ने फौरन कहा, सुबह तैयार रहना अनु, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन जवाब में दूसरी ओर से जो उसे सुनाई दिया, उसे सुनकर गुस्से से उसका दिमाग हिल गया। किसे लेने आओगे जमाई जी? आपने अपना वचन नहीं निभाया है, तो अब मैं भी अपनी बेटी को आपके साथ नहीं जाने दूंगी। अगर आप इसे ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सारे पैसे एक साथ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, वरना। दूसरी तरफ से गीता जी ने विराट को धमकाते हुए कहा, क्योंकि अनु की बजाय उन्होंने ही कॉल रिसीव किया था। अनु की माँ की बात सुनकर विराट को इतना गुस्सा आया कि उसका बस चलता तो वह उन्हें पल भर में ही उनकी औकात दिखा देता, लेकिन उसने इस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मम्मी सारी बातें सुन ले और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रहस्य खुल जाए। गीता जी की बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे, आंखें सुलग उठी थी। उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, वरना क्या? क्या करेंगी आप? और अनु कहाँ है? उसे फोन दीजिए। लगता है शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। जब तक आप अपना वादा पूरा नहीं करते, तब तक मैं आपको अपनी बेटी से बात भी नहीं करने दूंगी। और हाँ, रहा सवाल मेरे कुछ करने का, तो मैं सीधे सीधे आपकी माँ से मिलकर इस शादी के बारे में सारी सच्चाई बता दूंगी। गीता जी ने बेहद रूखे स्वर में विराट को धमकाते हुए कहा। इससे पहले कि विराट कुछ कहता, उसे फोन पर ही पीछे से अनु की आवाज सुनाई दी। इतनी रात गए, किसका फोन आया है माँ? आप किससे बातें कर रही हैं? विराट का फोन है, वह तुझसे बात करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू जा यहाँ से। गीता जी ने अनु को झिड़कते हुए कहा। प्लीज मुझे फोन दे दीजिए माँ, जरूर कोई जरूरी बात रही होगी, तभी वह इतनी रात गए मुझे कॉल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है?
उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लेकिन गीता जी पर उसके कहने का कोई असर नहीं हुआ। तुमने सुना नहीं? क्या कहा मैंने? चलो जाओ यहाँ से। गीता जी ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी माँ का रौद्र रूप देखकर वह सहम गई और चुपचाप वहां से चली गई। उसे मालूम था कि दूसरी तरफ विराट सारी बातें सुन रहा है, इसलिए उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। विराट सारी बातें सुन रहा था। गीता जी का इस तरह अनु पर चिल्लाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। गुस्से के मारे उसके जबड़े कस गए थे और मुठियां भींच गई थी। वह समझ गया था कि गीता जी एक नंबर की घाघ औरत है। उसने अपनी बेटियों को बुरी तरह डरा कर रखा है। हाँ तो जमाई बाबू, मैंने आपसे जो बात कही है, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। सुबह अगर आप अपनी पत्नी को लेने आएंगे तो चेक में पूरी रकम भरकर भी लेते आइएगा। गीता जी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा और फोन कट कर दिया। दूसरे कमरे में बैठी हुई अनु बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी। वह सोच रही थी कि सारी बातें सुनकर विराट क्या सोच रहे होंगे। कविता इस वक्त वहीं बैठी हुई थी। उसने जब अनु की ऐसी हालत देखी तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देते हुए कहा, इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा दीदी। यही वक्त है जब तुम्हें खुद के लिए फैसला लेना है। शायद तुम ठीक कह रही हो। कल तक मैं माँ की सारी बातें चुपचाप सुन लिया करती थी, क्योंकि इसका असर सिर्फ मुझ पर ही होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी वजह से विराट और उनकी मम्मी को कोई परेशानी उठानी पड़े, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अनु ने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसके मन में भी एक तूफान चल रहा है। क्या बात है, तुम दोनों बहनों के बीच क्या खुसुर फुसुर हो रही है? इतनी रात हो गई है, चुपचाप सो जाओ। सुबह ढेर सारे काम पड़े हैं। और हाँ अनु, तू भी कान खोलकर सुन ले कि अगर विराट ने कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रकम नहीं दी तो मैं तुझे किसी भी हालत में यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर गीता जी अपने हाथ झटकते हुए वहां से चली गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो माँ। जीजू के साथ कुछ भी मिसबिहेव करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ रुपयों के लालच में तुम्हें अपने बेटे से ही हाथ धोना पड़ जाए। उसकी नौकरी तो दूर, हो सकता है कोई उसका किडनैपिंग ही करवा दे। कविता ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ रूखे शब्दों में अपनी माँ से ये बात कही तो गीता जी के कदम वहीं रुक गए। गुस्से में भरकर वह पीछे पलटी और कविता को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे मारने से क्या होगा? तुमने शायद जीजू को बहुत ही हल्के में ले लिया है। वह अनुदी नहीं है जो तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे। कविता ने गीता जी की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कही तो वह भी सोचने पर मजबूर हो गई। वह सोच रही थी कि कविता बिल्कुल ही सही कह रही है। बड़े लोग हैं, अगर उनका दिमाग घूम गया तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी उसने ये शादी अपनी माँ की खातिर की है। भगवान न करे अगर उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई तो वह सचमुच कहीं उनके बेटे को ना उठवा ले। ये सोचकर गीता जी का कलेजा कांप गया। सुधांशु उनके कलेजे का टुकड़ा था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बाल भी बांका हो, इसलिए उन्होंने एक बार घुरकर कविता को देखा और फिर चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। इधर बिस्तर पर करवटें बदलते हुए अनु सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात रही होगी जिसके कारण विराट ने उसे इतनी रात गए फोन किया था। कितनी लालची औरत है ये। एक माँ तो अपने बच्चों की खुशियों के लिए जाने क्या क्या कर लेती है, लेकिन यहाँ इसने तो अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी का सौदा तक कर लिया। यही सब सोचते हुए विराट अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। गुस्से के मारे उसका हाल बुरा था। उसी समय उसके मोबाइल में रिंग होने लगी। उसने देखा मेघा का नंबर फ्लैश हो रहा था।